तो स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही चुके होंगे मेरे ख्याल में। इंपॉर्टेंट रहेगा आज का सेशन, है ना। बहुत बढ़िया, चलिए समझते हैं कहानी क्या है। देखिए, वही बात गलत भी हो सकती है और वही बात सही हो जाएगी। देखा जाएगा कि स्टेटमेंट के हिसाब से क्या पूछा है ना। देखते हैं असर्शन क्या है। यहां पे कथन है लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी ये अभिकथन है, स्टेटमेंट है कि अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये बात हम जानते हैं, हमने कॉन्सेप्ट्स पे प्रॉपर फोकस किया है, रट्टे नहीं लगाए हैं, तो हमें पता है ये बात कि भाई जो चाहे वो ग्रोथ हो, चाहे वो मैचुरेशन हो, चाहे वो लर्निंग हो, है ना, चाहे वो लर्निंग हो, तीनों ही क्या है, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं। क्या है? विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं, डेवलपमेंट से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं। ठीक है, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं। ठीक, मैचुरेशन क्या होता है? जेनेटिकली आपके अंदर क्षमताएं आ रही हैं, है ना। अगर एक एज में सर्टेन आपके दांत निकलते हैं, एक एज में दाढ़ी मूछ आती है लड़कों की, लड़कियों में दूसरे परिवर्तन, ये मैचुरेशन की वजह से हो रहे हैं। ग्रोथ आपकी हाइट, वेट, शेप, साइज का बदलना। लर्निंग जो आप एफर्ट और प्रैक्टिस करके कुछ सीख रहे हैं, चाहे वो साइकिल चलाना हो, चाहे वो लैंग्वेज हो। ठीक है ना। तो ये डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है ये बात, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ए तो सही है। फिर रीजन को चेक करेंगे, सेकेंड स्टेप अपना। लर्निंग क्रिएट्स न्यू कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट, यानी अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जो लर्निंग है, अधिगम है, वो विकास के लिए नई स्थितियां सृजित करती है। क्या ये बात सही है? तो ये बात सही भी है और ये बात गलत भी है। अगर यहां प्याजे लिखा होता तो ये बात क्या हो जाती? गलत हो जाती। अगर यहां वाइगॉस्की लिखा होता तो यही बात सही हो जाती। यहां दोनों ही नहीं लिखे हैं, तो आपको ये स्टेटमेंट के हिसाब से जाना है और अपनी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जाना है कि हमने कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा है। हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, चाहे वो लर्निंग हो, ग्रोथ हो या मैचुरेशन हो, यानी वृद्धि, अधिगम और परिपक्वता तीनों ही विकासात्मक यानी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, यानी आपस में जुड़ी हुई हैं। ये बात हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। अब लर्निंग, इसमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, इसमें जो पूछा है उसी हिसाब से चलना है। अगर प्याजे लिखा होता तो प्याजे तो कहते हैं भाई लर्निंग से डेवलपमेंट नहीं, डेवलपमेंट से लर्निंग होती है, वो क्वेश्चन भी आएगा आगे। तो लर्निंग क्रिएट्स न्यू कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट। अब इन्होंने कह दिया दोनों इंटर रिलेटेड है, और लर्निंग जो है नई स्थितियां सृजित करती है डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। विकास जिसमें बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक भी हो रही हैं एज के साथ, है ना। तो लर्निंग, मान लीजिए आपने लैंग्वेज सीखी, इंग्लिश सीखी, है ना, इंग्लिश सीखी। अब आपने इंग्लिश सीखी, इसकी वजह से अब आप इंग्लिश का लिटरेचर पढ़ पाएंगे, इंग्लिश बोलने वाले लोगों से बात कर पाएंगे, इंग्लिश की मूवीज देख पाएंगे। तो आपका डेवलपमेंट नहीं होगा क्या ये सब करके? आपकी ओवरऑल समझ, आपका संज्ञानात्मक विकास, वो भी तो बेहतर होगा। फिर ऐसे ही बहुत सारी अदर चीजें हैं कि जब आप लर्निंग करते हैं तो उससे डेवलपमेंट होता है और डेवलपमेंट से लर्निंग होती है, यानी दोनों इंटर रिलेटेड है। तो कई जो लर्निंग है वो हमारे लिए नए अवसर खोलती है, जिससे हम बेहतर विकास हमारा हो सके। इस बात में कोई भी दोराहे नहीं है। जब प्याजे की बात होगी तो लर्निंग LD होगा, और वाइगॉस्की की बात होगी तो DL होगा। वो कहेंगे, उल्टा लिख दिया है मैंने, अगर प्याजे की बात होगी तो वो कहेंगे डेवलपमेंट से लर्निंग होती है, DL। वाइगॉस्की की बात होगी तो LD हो जाएगा, ये कहेंगे लर्निंग जो आप एनवायरमेंट से सीख के कर रहे हैं, सोशल इंटरेक्शन से कर रहे हैं, उससे आपका संज्ञानात्मक विकास होगा। वहीं प्याजे कह रहे हैं जो संज्ञानात्मक विकास है एज के साथ स्टेजेस में हो रहा है, उससे लर्निंग होगी। तो ये तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट हो गए कि एक तो ये इंटर रिलेटेड है, दूसरा जो लर्निंग है वो नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है, नए अवसर प्रदान करती है हमारे डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि जब आपने नई भाषा सीखी तो आपका विकास भी तो होगा, उसके लिए नए अवसर खुले। अगर आप कुछ नया सीखते ही नहीं, मान लीजिए आपने कोडिंग सीखी, अगर आप सीखते ही नहीं तो विकास भी नहीं होता। तो ये आपस में जुड़ी हुई चीजें, डिपेंड करेगा कैसे पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक बात सही और गलत दोनों हो सकती है, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कैसे पूछा है। अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हाँ जी जुड़े हुए हैं। कारण क्या है? अधिगम विकास के लिए नई स्थितियां सृजित करता है। जब आप नई चीजें सीखते हैं तो आपका विकास भी तो होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट, है ना। जब आप भाषा भी आपने सीखी है तो उस भाषा का आप इस्तेमाल करेंगे, उससे आपकी समझ बेहतर होगी, है ना। तो ये क्या हुआ? ए और आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। भाई ए भी सही है, आर भी सही है, और आर इसी के बारे में बात कर रहा है जो ए में कहा गया है। ये बहुत जरूरी है, थर्ड स्टेप, कि क्या आर ए के बारे में बात भी कर रहा है या ऐसे ही है बात। ठीक है ना। तो दोनों ट्रू हैं बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, नहीं, प्रॉपर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये तो सही नहीं हो सकता, ए ट्रू है बट आर नहीं, नहीं भाई दोनों सही है। तो बात खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिएगा फटाफट से क्या कहा गया है। असर्शन यानी कथन है और रीजन है इसका। कथन क्या है? सरला a 6-year-old cannot do tasks of conservation and seriation। सरला एक बच्ची है 6 साल की जो संरक्षण और क्रमांकन के कार्य नहीं कर सकती। कंजर्वेशन और सीरिएशन यानी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, घटते बढ़ते क्रम में उसे दिक्कत होती है लगाने में चीजों को।
कंजर्वेशन क्या है कि बड़े बर्तन से यानी चौड़े बर्तन से लंबे बर्तन में आप अगर कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं तो उससे कोई चेंज नहीं होता, यानी शेप और साइज के बदलने से वॉल्यूम या क्वांटिटी में चेंज नहीं आता। 6 वर्ष की है तो उसको ये कर नहीं पाती कंजर्वेशन, क्योंकि कंजर्वेशन सीसीएस कहां आता है, कंजर्वेशन क्लासिफिकेशन और सीरिएशन ये होता है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष, और बच्चा है किसमें, प्री ऑपरेशनल में, प्याजे के हिसाब से 6 वर्ष का बच्चा है। रीजन क्या है, चिल्ड्रन इन प्री कॉन्क्रीट स्टेज यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट स्टेज से पहले वाली, हैव डिफिकल्टीज इन कंसीडरिंग मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन, यानी सारे पक्ष देखने में समस्या होती है जब बच्चे प्री कॉन्क्रीट स्टेज या प्री ऑपरेशनल स्टेज या पूर्व क्रियात्मक अवस्था में या संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। बात सही है, कंजर्वेशन अचीव नहीं हुआ होता, ये रीजन सही दिया इस चीज के बारे में, तो दोनों ही बातें सही हैं भाई। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ए भी सही है कि वो नहीं कर पाएगी क्योंकि 6 साल की है, और रीजन क्या दिया है इसका कि प्री कॉन्क्रीट स्टेज में मल्टीपल एस्पेक्ट यानी डिसेंटर करने में, विकेंद्रीकरण में दिक्कत आती है, सारे पहलू नहीं देख पाती, तो ए इज द राइट आंसर। अब इसको आपको टेस्ट की तरह लेना, स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ी सी क्योंकि एक बेसिक समझ हमारी बन जाएगी 4-5 क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, अगेन कथन है, क्या है कथन, इन मिडिल स्कूल टीचर्स शुड एनकरेज बॉयज टू स्टडी मैथमेटिक्स एंड साइंसेज रेदर देन लैंग्वेजेस, यानी कथन है कि माध्यमिक स्कूल में 6ठी से 8वीं की बात हो रही है, शिक्षकों को लड़कों को भाषा पढ़ने के बजाय गणित व विज्ञान के विषयों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, कि भाई लड़के हो तुम्हें तो मैथ्स पढ़ना है, तुम ह्यूमैनिटीज क्यों ले रहे हो, तुम्हें तो साइंस साइड लेनी चाहिए, है ना, इस तरह की बातें होती हैं। तो हम क्या एनकरेज कर रहे हैं, मैथमेटिक्स और साइंसेस पढ़ने के लिए बॉयज को कह रहे हैं हम बजाय की भाषा के, तो ये बात गलत है, जेंडर स्टीरियोटाइप लिंग रूढ़िबद्धता को दर्शाती है ये बात, ठीक, तो ये तो फॉल्स है, गलत बात है। फिर भी ऐसा हो सकता है कि ये सही हो, डिपेंड करेगा पूछा क्या है, रीजन में क्या दिया है इसके, तो रीजन पढ़ना बहुत जरूरी है। रीजन क्या दिया है इसका, बॉयज डू नॉट, क्योंकि सही है समाज के पर्सपेक्टिव में हो सकती है, जैसे इस बार वो आया था कि गर्ल्स प्लेइंग विद डॉल, और ये वो एक क्वेश्चन वो है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे करेंगे। बॉयज डू नॉट हैव द इनहेरेंट एबिलिटीज टू स्टडी लैंग्वेज, ये बात गलत है कि उनको इसलिए गणित और साइंस पढ़ने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि उनमें क्षमता नहीं होती लैंग्वेज पढ़ने की, दोनों ही बातें गलत हैं, तो बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ये सबसे आसान होता है क्योंकि इसमें आपको रीजन की पड़ी ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही बातें गलत हो गई, सिंपल बात। तो 4th ऑप्शन, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई, देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, असर्शन यानी कथन और इसका रीजन। कथन क्या है, रेस्ट्रिक्टिंग लर्निंग टू अ परमानेंट एंड मेजरेबल चेंज इन बिहेवियर इज प्रॉब्लमेटिक, अभी कुछ दिन पहले ये कराया था और आप में से कई लोगों को दिक्कत हुई थी, दोबारा समझाने को कहा गया था, है ना, तो इसको टेस्ट की तरह लेना। अधिगम को केवल सीखने में स्थायी व मापा जा सकने वाला बदलाव देखना समस्यात्मक बात है, बिल्कुल सही बात है ये कहना कि लर्निंग की एक बहुत ही प्रचलित यानी फेमस डेफिनेशन है, पॉपुलर डेफिनेशन है कि लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, यानी व्यवहार में लगभग स्थायी परिवर्तन को हम अधिगम कहते हैं। ये व्यवहारवाद की यानी बिहेवियरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू की डेफिनेशन है, इसको बहुत अच्छा कंस्ट्रक्टिविज्म में नहीं माना जाएगा। ये लर्निंग को सिर्फ इतना मानना कि लर्निंग वो है जिसको मेजर किया जा सके, यानी अगर आप नंबर लेके आए हैं पेपर में तो आपको आता है, अदरवाइज तो नहीं आता है। हो सकता है बच्चे को एग्जाम एंग्जाइटी हो सकता है अदर समस्याएं हो, है ना, हो सकता है उसने सीखा हो उसका मन ना हो बताने का आपको। तो लर्निंग परमानेंट एंड मेजरेबल चेंज कि जिसको प्रॉपर सही से ही मापा जा सकता है, भाई ऐसे सारे चेंज नहीं होते ना जिसका मापन संभव हो, तो लर्निंग सिर्फ मापने योग्य होती है, ये कहना प्रॉब्लमेटिक है। ऐसा इन्होंने कहा है कि ये जो बात है ये प्रॉब्लमेटिक है, हाँ ये बात सही है, बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक है। इसका रीजन क्या दिया है, लर्निंग इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी दैट इंक्लूड्स प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस इंटरनली, भाई लर्निंग सीखना एक जटिल प्रक्रिया है, ग्रेजुअली धीरे धीरे होता है, इसमें आंतरिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। ऐसा नहीं है जो आपको एक्सटर्नली बाहर मेजरेबल मापन योग्य दिख रहा है वही लर्निंग है। हो सकता है बच्चे की समझ में परिवर्तन आ गया हो, अभी उसे प्रदर्शित करना ना आता हो, व्यक्त करना ना आता हो, सारी चीजें आप नहीं माप सकते। हो सकता है उस दिन बुखार हो उसे, हो सकता है कोई घटना घटी हो, नहीं आप जब टेस्ट देने गया तो मेजर नहीं कर पाए, वो उसमें नहीं लिख के आया सही से। तो ANRR राइट होता नहीं है। जब छोटी क्लासेस में कुछ बच्चे होते हैं वो अपने मूड से काम करते हैं, उनको आता था घर पे आके किसी दिन बता देंगे मम्मी को, मम्मी आज मेरा मन नहीं था, टीचर मेरी डांट लगा दी, फिर मैंने क्वेश्चन सही नहीं किया, मैंने लिखा ही नहीं कुछ, मेरा मन नहीं था। अब उसको आता है बच्चे को तो, लेकिन टीचर क्या कहेंगे कि भैया टीचर को तो अगले दिन नंबर कितने देने हैं, 0, कि भाई तुमने लिखा नहीं तो तुम्हें आता नहीं है, सिंपल बात है। तो लर्निंग सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, वो एक हिस्सा है लर्निंग का। दे चुकी हूं एहसान कंप्लीट नोट्स, एक बार पढ़ लो उनको, ठीक है ना। तो बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A, बात तो सही है।
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है 5। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 5? देखिए फटाफट से, स्पीड बढ़ाएं थोड़ी सी, इसको आप टेस्ट की तरह मान के चलेंगे। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन, interaction with more knowledgeable others such as teachers and peers can provide the necessary support and guidance to help learners develop their understanding and skills। यानी यदि बच्चा मोर नॉलेजेबल अदर, MKO जो वाइगोस्की की थ्योरी में जिसकी बात हुई है, शिक्षक और साथियों जैसे अधिक जानकार लोगों के साथ बातचीत करता है तो उसकी समझ और कौशल वो सीखता है अपने से ज्यादा जानने वाले लोगों के साथ बैठ करके या डिस्कस करके या साथ में रह करके। बात तो सही है, ट्रू, वाइगोस्की भी यही कह रहे हैं, ट्रू। आपको कॉन्सेप्ट सारे लगा देने हैं। रीजन क्या है? सोशल इंटरेक्शन इज अ की कंपोनेंट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, जो कि वाइगोस्की कहते हैं कि जो सोशल इंटरेक्शन है, जो सोशली बातचीत है, सामाजिक अंतःक्रिया है, उससे लर्निंग बेहतर होती है, वो जरूरी है। तो ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। अगर आपको ये क्वेश्चंस आसान लगने लगे इसका मतलब आपने इनफ प्रैक्टिस की है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। असर्शन क्या है? एट अ वेरी अर्ली एज गर्ल्स इन मोस्ट कल्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड चूज डॉल्स एज टॉयज व्हाइल बॉयज प्रेफर टू प्ले विद कार्स। यानी बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। कि भाई लड़का है तो उसका शौक क्या होगा? कार से खेलना, लड़की है तो गुड़िया। छोटी उम्र से ही बात शुरू हो जाती है। ये जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो इसका इंटरप्रिटेशन गलत आया था दिमाग में, क्योंकि पूरा नहीं ठीक से पढ़ा। अगर दोनों को साथ में नहीं पढ़ेंगे तो गड़बड़ होगी इसमें, है ना। तो ये बात हम पूरी तरह से गलत नहीं कह सकते। ऐसा होने का जो रीजन है, ऐसा होता है, ये चीज बदलेगी समय के साथ। इसका जो रीजन है इसके पीछे, वो रीजन है कि हमने कल्चरली ऐसे ही पेश किया है। हम लड़कियों के लिए खिलौने भी वही लाते रहे हैं स्टीरियोटाइपिंग की वजह से। जो डॉल के खिलौने लड़की के लिए ज्यादा लाए जाएंगे। कोई रिश्तेदार भी आएगा तो वो कहेगा अच्छा अच्छा पिंक कलर की डॉल लेके चलते हैं, उनकी बेटी है, अच्छा बेटे के लिए कार लेके चलते हैं। तो जब ऐसा होता रहेगा सालों साल लगातार, तो क्या होगा? अपने आप ही प्रेफरेंस जो है बच्चा वही चूज करेगा जो उसको दिया जाता है, ज्यादा संभावना है ना। देखिए इसका रीजन क्या है। अब ठीक है, ये बात सही है कि गलत हमने मान लिया, पता नहीं क्या है रीजन। पढ़ते हैं इसका। चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट फॉर अ बॉय और अ गर्ल on the basis of what a particular culture expects and behave accordingly। यानी बच्चे किसी विशेष संस्कृति के आधार पे अपेक्षाएं जो हैं वो ग्रहण कर लेते हैं। यानी चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट फॉर अ बॉय और अ गर्ल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट अ पर्टिकुलर कल्चर एक्सपेक्ट्स एंड बिहेव्स अकॉर्डिंगली। यानी जो उनकी संस्कृति है, जो कि वाइगोस्की कह ही रहे हैं कि हमारी संस्कृति और हमारे समाज का, सोसाइटी और कल्चर का इमेंस इफेक्ट है हमारे ऊपर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ के जाती है हमारे ऊपर, है ना। जो संस्कृति और समाज है, जिस समाज में जिस संस्कृति में हम रहते हैं, जो चीजें वहां फॉलो होती हैं। तो ये वही बात है कि जो बच्चे हैं वो इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करते हैं किसी भी व्यवहार की, कि क्या अप्रोप्रिएट है एक लड़के के लिए और क्या इनअप्रोप्रिएट है ना। लड़कियां प्यार से बात करती हैं सॉफ्टली, है ना, लड़के करेज से बातें करते हैं। अगर वो सॉफ्टली बात करें तो हम कहेंगे क्या लड़कियों की जैसे बात करते हो, हाँ रोने लग गए, लड़की हो क्या। तो ये क्या है? हम ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी एज अ चाइल्ड ही, बचपन से ही हम ऑर्गेनाइज करते हैं इन्फॉर्मेशन कि क्या अप्रोप्रिएट है लड़कियों के लिए। लड़कियां जैसी बड़ी होती हैं उनको खेलने से रोक दिया जाता है बाहर अगर जा रही हैं तो, है ना। तो ये क्या हुआ? उन्होंने ऑर्गेनाइज दिमाग में ऑर्गेनाइज कर लिया इन्फॉर्मेशन के कल्चर से अपने, तो उसी आधार पर फिर वो प्रेफर करती हैं कि लड़कियां हैं तो डॉल्स, लड़के हैं तो कार। इसका रीजन ये है। अदरवाइज सिर्फ इतना पढ़ के स्टीरियोटाइप को ही दर्शाता है, और ये है भी स्टीरियोटाइप, लेकिन इसका रीजन ये है और ऐसा होने का कारण ये, यानी दोनों बातें सही हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपनी संस्कृति से ऑर्गेनाइज कर देते हैं इंफॉर्मेशन। ये कड़वी सच्चाई है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, फटाफट से जवाब देंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? असर्शन है यानी कथन क्या है? टू फैसिलिटेट क्रिटिकल थिंकिंग अमॉन्ग लर्नर्स टीचर्स शुड एक्सपोज देम टू डाइवर्स सिचुएशंस एंड डिफरिंग पर्सपेक्टिव्स। यानी शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग बेहतर करानी है तो मल्टीपल एस्पेक्ट्स में बच्चों को मौका देना पड़ेगा। बात तो सही है, ट्रू। रीजन क्या है इसका? स्टूडेंट्स लर्न एंड एनरिच देयर एबिलिटीज टू थिंक क्रिटिकली। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? कि बच्चा सारे पहलू देखे किसी चीज के, फैक्ट्स देखे, एविडेंस देखे, जस्ट मान ना ले कि जो किसी ने कह दिया वही सही है। तो ये बात भी सही है कि वो क्रिएटिवली सोच पाएंगे, है ना। एंगेज इन कन्वर्सेशंस अक्रॉस डिफरेंसेस। जब वो अलग अलग तरह की कन्वर्सेशन में, बातचीत में डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग यानी वो सारे पहलुओं को देख के एक सही कंक्लूजन पे आ पाते हैं। तो दोनों बातें सही हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8 प्याजे और वाइगोस्की का।
फेवरेट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है? असर्शन है जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्की डिफर इन देयर पर्सपेक्टिव ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव व जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। यानी पियाजे कह रहे हैं लैंग्वेज जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से आ रही है, और वाइगोस्की कह रहे हैं कि लैंग्वेज से कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, जो कि बात अभी हमने की थी कि लैंग्वेज से डेवलपमेंट, कौन कह रहा है ये बात? वाइगोस्की। डेवलपमेंट से लैंग्वेज या लर्निंग, ये कौन कह रहे हैं? पियाजे। तो ये बात तो सही है कि वो डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं किस पे? लैंग्वेज एंड थॉट पे। लैंग्वेज एंड थॉट पे दूसरा उनका जो ओपिनियन है वो एक और ये भी है कि वो पियाजे कहते हैं पहले थॉट आता है बाद में लैंग्वेज, और वाइगोस्की कह रहे हैं दोनों साथ साथ चलते हैं, बाद में जो है पैरेलली चलते हैं और बाद में मर्ज हो जाते हैं, तो डिफरेंट है। रीजन क्या दिया इसका? इन डिस्कवरी लर्निंग टीचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड स्टूडेंट्स डेराइव इंफॉर्मेशन फॉर देमसेल्व्स। यानी ये बात सही है कि जो डिस्कवरी लर्निंग है, खोज अधिगम है, उसमें शिक्षक अवसर प्रदान करेगा, बच्चे डिस्कवर करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास होगी उसके आधार पे वो डिस्कवर करेंगे, खोज करेंगे, इसलिए खोज अधिगम कहते हैं। डिस्कवरी लर्निंग किसने बात की है? जेरोम ब्रूनर ने, है ना। तो ये दोनों बातें सही है, लेकिन ये एक दूसरे के लिए सही नहीं है। जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्की अलग अलग विचार रखते हैं लैंग्वेज एंड थॉट के ऊपर, ये थी एक बात जो कि सही है। इसका रीजन ये दिया है कि डिस्कवरी लर्निंग में टीचर अपॉर्चुनिटीज देगा और बच्चा जो है इंफॉर्मेशन ड्राइव करेगा। बात पियाजे वाइगोस्की की हो रही थी और ये बात कहीं से भी कनेक्टेड ही नहीं है ना, ये डिफरेंस के बारे में कोई बात ही नहीं कर रही। तो अब आपने तो सही जवाब दे रहे हैं आप में से कई सारे लोग, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। भाई ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन आर ए के बारे में बात नहीं करता, तो आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तर्क जो है अपने आप में तो सही है, बट ए के लिए सही नहीं है। चलिए खैर, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, असर्शन है, देखते हैं फटाफट से। टीचर्स शुड वर्क हार्ड टू ब्रेक डाउन स्टूडेंट्स स्टीरियोटाइप्स ऑफ पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप्स। यानी शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए कि भाई बच्चे ये ना माने कि इस जाति का बच्चा, इस क्षेत्र का बच्चा, इस समूह का बच्चा, ये भाषा बोलने वाला बच्चा, अच्छा बिहार से आए हो, अरे तुम्हारे यहाँ तो ये होता है, तो इस तरह की चीजें ना रखे बच्चा दिमाग में, ये स्टीरियोटाइप्स ब्रेक हो, किसी को कम किसी को ज्यादा ना माने। तो ये बात ट्रू है, टीचर्स को भरसक प्रयास करना चाहिए कि बच्चे स्टीरियोटाइप क्या है? कोई भी चीज जो बन गई है क्योंकि होता आया है, तो स्टीरियोटाइप किसी भी क्षेत्र में कोई अच्छा नहीं होता, ठीक। तो ये बात तो सही है, इसको ब्रेक करने की कोशिश करनी है टीचर्स को। रीजन क्या है? अ की एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज टू एनेबल स्टूडेंट्स टू एंगेज इन क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन। यानी शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहन बढ़े। यानी मैं खुद के ही थॉट प्रोसेस को क्रिटिकली रिफ्लेक्ट कर पाऊं, सेल्फ रिफ्लेक्शन हो पाए क्रिटिकली कि मेरे में क्या कमियां हैं। भाई ऐसा तो नहीं जब मैं ये कह रही हूं किसी को तो इससे समस्या है। जैसे कई लोग क्रिटिकली क्या कर सकते हैं? इवैल्यूएट कर सकते हैं कि जी निशा को ऐसे कैसे कह दिया, है ना, दिल पे ले जाते हैं एकदम। तो वो क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या हो सकता है कि आप अपने ही व्यवहार को झांक करके देख रहे हैं। तो एजुकेशन का क्या है? एक की ऑब्जेक्टिव है कि आप सोचते हैं यार मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा इसको, तो ये क्या है? आप क्रिटिकली देख रहे हैं सारे एस्पेक्ट्स, फिर ओवर थिंकिंग में भी चले जाते हैं कई लोग इसके चक्कर में। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसी के बारे में तो है ये कि क्यों तोड़ने चाहिए स्टीरियोटाइप्स, क्योंकि शिक्षा का एक उद्देश्य है ये कि वो आत्मचिंतन कर सके बच्चा कि वो सही राह पे है या नहीं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10? देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, असर्शन क्या है भाई? कंसीडरेबल वेरिएशंस एग्जिस्ट इन डेवलपमेंटल रेट्स अमॉन्ग चिल्ड्रन। यानी विकासात्मक दर में भिन्नता पाई जाती है। रेट इज डिफरेंट, डेवलपमेंट में रेट में अंतर होता है, स्पीड यानी पेस में अंतर होता है, बट स्टेजेस सेम होती हैं। ये बात तो हमें पता है, सही बात है। डेवलपमेंटल डिफरेंसेस आर एन इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ जेनेटिक एंड एक्सपीरियंशियल वेरिएशंस। यानी जो विकासात्मक अंतर है डेवलपमेंट में, अंतर का रीजन क्या है कि हमारी जो जेनेटिक और एक्सपीरियंशियल, जेनेटिक मतलब हेरिडिटी, हमारी आनुवंशिकता, और हमारा वातावरण जो कॉम्प्लेक्स अन्योन्य क्रिया करते हैं, अंतः क्रिया करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उसकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, इसलिए रेट में अंतर है। बात तो सही है, तो फोर्थ ऑप्शन ही सही बनेगा। बात ठीक है ना? जब हमें पता है कि रेट में अंतर है, डेवलपमेंट में रेट में अंतर होता है, ये बहुत ही अलग अलग तरह से बार बार पूछा जाता है। रेट इज डिफरेंट। भाई 1.5 साल के दो बच्चे हैं, जरूरी नहीं है दोनों सेम टाइम पे चलना सीखेंगे। दोनों, एक कोई बच्चा होगा जो ज्यादा जल्दी बोलना शुरू कर देगा, दूसरा चलना जल्दी शुरू कर देगा। इवन आपके शरीर में अलग अलग अंग अलग अलग रेट पे डेवलप होते हैं कई बार। तो जो विकास की दर है या पेस ऑफ डेवलपमेंट है या स्पीड ऑफ डेवलपमेंट है, वो भिन्न होती है, डिफरेंट होती है, सेम एज में भी
जबकि जो ऑर्डर है डेवलपमेंट का कि बच्चा पहले इन्फेंट होगा, फिर चाइल्डहुड में जाएगा, फिर एडोलेसेंस में जाएगा, फिर एडल्टहुड में जाएगा। कोई बच्चा ऐसा देखा है जो पहले बूढ़ा हो गया हो बाद में बच्चा बना हो, है ना? तो एक ऑर्डर सेम है या सीक्वेंस जो है वो फिक्स्ड है, लेकिन रेट में भिन्नता पाई जाती है। रेट सेम नहीं होता, दर सेम नहीं होती, स्पीड सेम नहीं होती। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 सेज कि असर्शन है एवरी ईयर लता अ क्लास 7th टीचर इनवाइट्स अ फीमेल मैथ्स प्रोफेसर एंड अ मेल नर्स टू हर क्लास टू डिस्कस करियर्स इन दीज फील्ड्स। यानी प्रत्येक वर्ष लता जो कि 7वीं कक्षा की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर को बुलाती है। यानी मैथमेटिक्स कह दिया जाता है ना, स्टीरियोटाइप क्या है? स्टीरियोटाइप है कि करियर पर चर्चा करने के लिए स्टीरियोटाइप है कि महिला जो है गणित में कमजोर होंगी, फीमेल्स जो हैं या गर्ल्स मैथ्स में वीक होंगी। ये एक स्टीरियोटाइप है। स्टीरियोटाइप को फ्लेक्सिबल या ब्रेक कैसे करें, चैलेंज कैसे करें? इसका ऑपोजिट एग्जांपल ला करके। जब हम कह रहे हैं शकुंतला देवी मूवी देखिए और देखिए मैथ्स में कितनी अच्छी है शकुंतला देवी, है ना? तो ये क्या हुआ, मैथ्स प्रोफेसर को बुलाया जो फीमेल है, और नर्स हम कह देते हैं कि नर्स जो है वो महिलाओं का काम है, केयर करने वाले काम, तो वहां पे मेल नर्स को बुलाया है। यानी ऑपोजिट एग्जांपल प्रेजेंट किए जा रहे हैं क्लास में, ताकि स्टीरियोटाइप ना बने, बच्चे के दिमाग में रूढ़िबद्धता ना बने, फिक्स ना हो जाए कि नर्स बनना लड़कियों का काम है और मैथमेटिक्स का प्रोफेसर बनना लड़कों का। उल्टा किया है इसलिए ताकि स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया जा सके। बात तो सही है, ठीक है ना? इनके फील्ड्स के बारे में पता लगेगा। इनको कम्युनिटी रिसोर्सेज कहते हैं कि कम्युनिटी से रिसोर्स आ रहे हैं क्लासरूम में। रीजन क्या दिया है इसका, जेंडर डिफरेंसेस आर इनेट एंड नॉट एक्वायर्ड थ्रू सोसाइटी। यानी जो लैंगिक भिन्नताएं होती हैं वो जन्मजात होती हैं और समाज के द्वारा एक्वायर नहीं की जाती। जेंडर एक सामाजिक कंस्ट्रक्ट है। जीएस पढ़ते हो ना, ये जनरल स्टडीज नहीं, जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, ऐसे मान लेना दिमाग में। जीएस, जेंडर क्या है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज के द्वारा निर्मित एक भूमिका है कि महिलाएं ये काम करेंगी, पुरुष ये काम करेंगे। जबकि सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, ये बायोलॉजिकल है। लेकिन कोई काम क्या करेगा, ये जो जेंडर है ये इनेट नहीं होता। सेक्स एक बार को इनेट होगा, है ना, कि फिक्स है एक तरह से, लेकिन काम करना, जेंडर रोल्स जो हैं, कौन क्या काम करेगा वो फिक्स नहीं है। जेंडर इनेट नहीं है, जेंडर डायनेमिक चीज है, जेंडर एक फ्लेक्सिबल चीज है, कोई भी काम कर सकता है। तो जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, सामाजिक संरचना है, समाज के द्वारा निर्मित है। तो यहां पे ये तो बात गलत हो गई इनकी, इन्होंने कह दिया जेंडर इनेट है, जबकि जेंडर इनेट नहीं है, जेंडर तो सोशली मेड है। और अगर हम बात करें यहां पे, ये कह रहे हैं कि अलग अलग एग्जाम्पल लाओ, तो पहली बात तो सही है, आर सही नहीं है, लेकिन तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। बात क्लियर है? सिर्फ 42% लोग सही उत्तर दे पाए। मतलब पढ़ के समझने में हमें बहुत दिक्कत आती है। मुझे ये समझ आ रहा है कि आप आलस करते हैं जब बड़े क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। जब तक ए एन आर आर बोथ आर सही, मुझे लगता है कुछ लोगों ने तो रट्टा लगा लिया है कि जहां दिखे बोथ ए एन आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। भाई उसके चांसेस ज्यादा है, लेकिन हमेशा वही सही होगा ये जरूरी नहीं है। जब कंफ्यूज हुआ करो तब लगाया करो उसको, जब श्योर हो तब लगाया करो उसको। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, असर्शन क्या है भाई? कथन है इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम रिकॉल बेस्ड रिटन टेस्ट शुड बी द ओनली बेसिस ऑफ असेसमेंट। यानी एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में स्मरण पर आधारित लिखित परीक्षाएं मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होती हैं। यानी याद किया हुआ, रट्टा लगाया हुआ, रिकॉल बेस्ड, डेफिनेशंस याद हैं आपको। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लास मतलब सामाजिक रचनावादी कौन है? वाइगॉस्की। और वाइगॉस्की क्या कह रहे हैं? बच्चों से एक्टिविटी कराओ क्लासरूम में। और ये कह रहे हैं कि सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग कह रहे हैं कि याद करके और उसके बेस पे लिखित परीक्षाएं ले लो। तो ये बात तो गलत हो गई, उल्टी बात हो गई। बल्कि एक्टिविटी होनी चाहिए थी, एक्टिविटी बेस्ड क्लास होनी चाहिए थी यहाँ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट के अनुसार, जो वाइगॉस्की जिसको बिलोंग करते हैं, जिस विचारधारा पे वाइगॉस्की विश्वास रखते हैं, सामाजिक रचनावादी। यानी बच्चा ग्रुप में सीखे, एक्टिविटी करके सीखे। तो ये बात एकदम गलत है कि रिकॉल बेस्ड असेसमेंट की बात करेंगे, आकलन करो पेन पेपर टेस्ट पे, नहीं। रीजन क्या है इसका? चिल्ड्रन लर्न मोस्ट इफेक्टिवली बाय रोट मेमोराइजेशन। रटंत विद्या चलंत नहीं, रोट मेमोराइजेशन नहीं, मीनिंगफुल लर्निंग पे फोकस करना है। तो दोनों ही बातें गलत हो गई यहाँ पे। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। इसमें आपने सही जवाब दिया 87% लोगों ने, बहुत बढ़िया। ये बच्चे रट के सीखते हैं, बिल्कुल गलत बात है। और सामाजिक रचनावादी क्लास में बच्चे एक्टिविटी करते हुए नजर आएंगे ग्रुप में, ना कि मूल्यांकन परीक्षा लिखित परीक्षाओं के द्वारा होगा। तो दोनों ही बातें गलत थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है? असर्शन क्या है? कथन इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर्स टू एन एजुकेशन सिस्टम दैट एकोमोडेट्स all children regardless of their physical, intellectual, social, emotional, linguistic और other conditions। यानी समावेशी शिक्षण एक ऐसा शैक्षिक तंत्र है जिसमें हर तरह का बच्चा, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई व अन्य विशिष्टताओं को देखते हुए
सबको, आपको हर तरह के बच्चे को क्या करना है, इंक्लूड करना है। चाहे कोई सोशली प्रिविलेज्ड है, बहुत ही समृद्ध वातावरण से, समृद्ध परिवार से आता है जहां पे सारे रिसोर्सेज हैं, माँ बाप पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, या फिर कोई ऐसे डेप्राइव्ड माहौल से आता है, वंचित समूह से आता है जहां रोटी के भी लाले हैं, लेकिन आपको सबको इंक्लूड करना है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है फिजिकली, दूसरा बच्चा है जिसको देखने में दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है, चल के आने में दिक्कत है, सबको एकोमोडेट करना है। इसीलिए वो क्वेश्चन भी आया था इस बार कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या करती है, सेम है किस चीज में, सेम इन एकोमोडेशन, यानी हर किसी को एकोमोडेट करना है। एजुकेशन फॉर ऑल है, इंक्लूसिव एजुकेशन सभी के लिए शिक्षा की बात करती है, एकोमोडेशन है किसके लिए, सभी के लिए, है ना। मॉडिफिकेशन डिफरेंट होगा, एकोमोडेट करना है सबको इक्वली, सबको इंक्लूड करना है, लेकिन मॉडिफिकेशन अलग अलग बच्चे के लिए। भाई जो हियरिंग इंपेयर्ड बच्चा है उसके लिए अलग तरह के संसाधन अपनाएंगे आप, जिसको चलने में दिक्कत है उसके लिए अलग, लेकिन एकोमोडेट तो सबको करना है, समायोजित तो सबको करना है। मॉडिफिकेशन डिफरेंट होगा डिफरेंट चीजों के आधार पे। तो इंक्लूजन इज नॉट कन्फाइंड टू द डिसेबल्ड बट इज अ ब्रॉडर टर्म, यानी समावेशन का मतलब एक व्यापक दर्शन है जो केवल दिव्यांग बच्चों तक सीमित नहीं है। कि हम इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या समझते हैं, डिसेबल्ड बच्चे होंगे, इसमें ऑटिज्म वाले बच्चे होंगे, एडीएचडी होंगे, आईक्यू जिनका कम है वो होंगे, नहीं। इंक्लूसिव का मतलब है गिफ्टेड बच्चा भी है, टैलेंटेड बच्चा भी है, एवरेज बच्चा भी है, किसी को कोई हियरिंग इंपेयर्ड, विजुअली इंपेयर्ड, सब सारे तरह के बच्चे हैं। तो इंक्लूजन का मतलब ही होता है सबको इंक्लूड करना, रिगार्डलेस ऑफ देयर फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल पर्सपेक्टिव, है ना। अच्छा बुरा जो आप मानते हो सबको इंक्लूड करके चलना, सभी के लिए शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही है। तो दोनों ही बातें सही हो गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, इंक्लूसिव एजुकेशन बेस्ड किस पे, इक्विटी के प्रिंसिपल पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, असर्शन क्या है, अ टीचर गिव्स अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट वर्क एंड एनकरेजेस चिल्ड्रन टू वर्क कोलैबोरेटिवली, यानी एक शिक्षिका है जो बहुत सारे परियोजना कार्य देती है, वह बच्चों को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रोजेक्ट वर्क क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। किसने दिया था बताओ फटाफट से, W.H. किलपैट्रिक ने, विलियम हियर्ड किलपैट्रिक जो जॉन डुई के ही एक्वेंटेंस या शिष्य थे। मतलब ये आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन पे बेस्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, जहां बच्चे ग्रुप बना के कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, कोई काम करेंगे, तो ये एक अच्छा मेथड है। तो प्रोजेक्ट वर्क दिया है एक टीचर ने, टू वर्क कोलैबोरेटिवली, जिससे बच्चे प्रोत्साहित हों कि वो ग्रुप में, प्रोजेक्ट कभी भी ग्रुप में कंप्लीट किया जाता है। प्रोजेक्ट वर्क की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें बच्चे ग्रुप में काम करते हैं। तो कोलैबोरेटिवली यानी सहयोगात्मक रूप से बच्चे काम करेंगे। यस, ये तो ट्रू है, ये तो सही बात है कि बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा, एक दूसरे से सीखेंगे और एक्टिवली काम करेंगे। रीजन क्या दिया है इसका, चिल्ड्रन लर्न अ लॉट थ्रू डिस्कशन विद पीयर्स, यानी जब वो अपने साथी सहयोगियों के साथ चर्चा करते हैं, काम करते हैं, एक साथ ग्रुप में प्रोजेक्ट करेंगे, तो वो क्या करेंगे, सीखेंगे चर्चा के माध्यम से, ग्रुप में सीखते हैं बच्चे। तो इसका रीजन भी सही है, इसीलिए टीचर ने प्रोजेक्ट वर्क दिया है, क्योंकि वो अच्छे सीखेंगे जब वो ग्रुप में काम करेंगे। तो ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, असर्शन क्या है इसका, कथन, चिल्ड्रन लर्न द नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी ओनली थ्रू फॉर्मल एजेंसीज। मजे की बात यह है, जब आप असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाता है, क्योंकि ये किसी भी टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। बस आपकी शर्त एक है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बेहतर होनी चाहिए, आपने सिलेबस को ढंग से पढ़ाओ, रट्टे ना लगाए हों, नहीं तो आपको दिक्कत होगी इस तरह के क्वेश्चन करने में। बच्चे अपने समाज की जानकारी, कौशल, मूल्य, रीति रिवाज केवल औपचारिक कारकों से सीखते हैं, ओनली फॉर्मल एजेंसीज। देखो सारी बातें अच्छी थी, लेकिन यहां ये फॉर्मल एजेंसीज लिख दिया। फॉर्मल क्या है, स्कूल हो सकता है, कहीं आप कोई ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, खाने पीने, बैठते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, एटिकेट्स की, वो हो सकता है फॉर्मल, जहां प्रॉपर वो चीज सिखाई जा रही है। लेकिन जो समाज में जो ज्ञान है, स्किल है, कोई वैल्यू है सही और गलत की, क्या त्योहार मना रहे हैं, ये सब फॉर्मल से सीखते हैं या हम कहीं से भी सीख सकते हैं, इनफॉर्मल से भी सीख सकते हैं, हम ये रोड से भी सीख सकते हैं, हम अपने परिवार से भी सीख सकते हैं, दोस्तों से भी सीख सकते हैं। तो लर्निंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉर्मल एजेंसीज से होती है, लर्निंग कहीं से भी होगी, फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल कहीं से भी। तो सिर्फ फॉर्मल एजेंसी सिर्फ स्कूल से सीखेंगे नहीं, तो ये तो फॉल्स हो गया। इसका रीजन क्या दिया है, सोशलाइजेशन इज अ सिंपल एंड लीनियर प्रोसेस। देखिए जो भी प्रोसेस है ना पूरे सिलेबस में, कोई भी ऐसी प्रोसेस नहीं है जो लीनियर हो और सिंपल हो। तो ये लीनियर वर्ड ही अपने आप में नेगेटिव है। लीनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन, ना तो लर्निंग स्ट्रेट लाइन में होती, ना डेवलपमेंट स्ट्रेट लाइन में होता, सब लीनियर नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, आगे पीछे स्पाइरल में होते हैं, ग्रेजुअली होते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड होते हैं, है ना। तो लीनियर तो है ही नहीं, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जटिल है भाई। आपने आज ये चीजें सीखी, आज सही गलत ये है, कल को ये होगा, अलग अलग स्टेज में बच्चा अलग अलग चीजें सीख रहा होता है, तो दोनों ही गलत हैं। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। 77% लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे।
फटाफट से जवाब दो। तीसरा हम देखें, कल हमने इंग्लिश पेडागोजी की थी, जिनके पास इंग्लिश है वो जरूर देख लेना। असर्शन की अगर हम बात करें, वाइल टीचिंग अ कॉन्सेप्ट अ टीचर शुड एनकरेज हर स्टूडेंट्स टू ब्रेनस्टॉर्म द इंस्टांसेस एंड एग्जांपल्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट। यानी किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को विपरीत दृष्टांतों और उदाहरणों पर विचार मंथन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी टीचर जब एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो वो ब्रेनस्टॉर्म करने को कहे। क्या ब्रेनस्टॉर्म करने को कहे? ऐसे इंस्टेंसेस, ऐसे दृष्टांत, ऐसे एग्जाम्पल्स जो कॉन्ट्रास्ट में है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या है? जो आपके विपरीत हैं, उससे अलग हैं। जैसे जब हम प्याजे की बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं वाइगोस्की की भी, है ना। मैंने आपको कहा प्याजे ने कहा है, हम प्याजे पढ़ रहे हैं मान लीजिए, और हमने कहा लर्निंग से डेवलपमेंट नहीं, डेवलपमेंट से लर्निंग होती है। यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चे का जो संज्ञान है, जो एज के साथ विकास होगा स्टेजेस में, उससे बच्चे के अंदर लर्निंग की एबिलिटी भी आएगी, ऐसा प्याजे कहते हैं। मैंने इसका ऑपोजिट एग्जाम्पल लिया, इससे अलग कॉन्ट्रास्ट में एग्जाम्पल दिया वाइगोस्की का, कि अच्छा वाइगोस्की क्या कहते हैं, लेकिन वाइगोस्की इसका उल्टा कहते हैं। ये नॉन एग्जाम्पल हो गया, जिससे पता लगेगा कि प्याजे क्या नहीं कहते हैं, ठीक है ना। वाइगोस्की कहते हैं लर्निंग पहले होगी और इससे डेवलपमेंट आएगा। तो ये क्या हुआ? नॉन एग्जाम्पल या कॉन्ट्रास्ट में एग्जाम्पल हो गया, इसका विपरीत हो गया ये। तो ऐसे समझाना जरूरी है, क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बेहतर होती है। बस यही तो पूछा है इसी को नॉन एग्जाम्पल कह देते हैं हम। जब मैं प्याजे का एग्जाम्पल देके बताऊं तो जब प्याजे का जो एग्जाम्पल नहीं है वो बताया है तो वाइगोस्की हो गया, जिससे प्याजे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपको। तो ये बात तो सही है, करना चाहिए ऐसा एनकरेज इस चीज के लिए। रीजन क्या है इस चीज का? रीजन है नॉन एग्जाम्पल्स डोंट प्ले एनी रोल इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट। ये उल्टा कर दिया इन्होंने। अगर ये लिखते नॉन एग्जाम्पल्स, जो ये नॉन एग्जाम्पल है, गैर उदाहरण उसको कहते हैं। उदाहरण भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल भी और नॉन एग्जाम्पल भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। एग्जाम्पल वो है जो आप डायरेक्ट किसी कॉन्सेप्ट के बारे में दे रहे हैं, कि प्याजे ने 4 स्टेजेस दी हैं। प्याजे ने कहा है लर्निंग से, डेवलपमेंट से लर्निंग होती है। पहले बच्चे के दिमाग में थॉट आता है, फिर वो लैंग्वेज सीखता है। हम कह रहे हैं जबकि, और वाइगोस्की ने इसका उल्टा कहा है। वाइगोस्की ने क्या कहा है भाई, कि पहले लर्निंग होगी, लर्निंग से आपके अंदर डेवलपमेंट होता है। तो ये क्या हुआ? ये जब मैंने वाइगोस्की का उदाहरण दिया प्याजे समझाते हुए, तो वाइगोस्की गैर उदाहरण है, नॉन एग्जाम्पल है, जिसकी वजह से आपको और क्लैरिटी हो रही है अपने टॉपिक को समझने में। तो नॉन एग्जाम्पल्स डोंट प्ले एनी रोल, ये कहना गलत होगा। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नॉन एग्जाम्पल्स। तो ए तो सही है, आर फॉल्स है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो ये बहुत आसानी से चिपका देते हैं, कई बार ध्यान से पढ़ने होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, अ चाइल्ड हैज, ए क्या है यहाँ पे, अ चाइल्ड हैज टू हैव सम न्यूरोमोटर मैच्योरेशन बिफोर शी लर्न्स टू कैच अ बॉल। गेंद को पकड़ने के लिए सीखने से पहले एक बच्चे में कुछ गतिक परिपक्वता होनी चाहिए। भाई बच्चा गेंद को पकड़ पाएगा, उसको कोई बॉल फेंक रहा है तो 6 महीने के बच्चे को अगर आप बॉल फेंकेंगे सीधा मुंह पे लगेगी, क्योंकि उसके अंदर वो न्यूरोमोटर मैच्योरेशन अभी आई नहीं है। जो जेनेटिक कोडिंग में है, उसकी जेनेटिक्स में है, उसकी हेरिडिटी में है, कि आनुवांशिकता से उसके अंदर ये क्षमता आ जाएगी 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, कि वो गेंद को पकड़ना सीख पाए। आप 6 महीने के बच्चे के सामने गेंद फेंकेंगे, उसके लग जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी वो मैच्योर नहीं है, न्यूरोमोटर मैच्योरेशन अभी आया ही नहीं है। मैच्योरेशन एज के साथ आता है, ट्रेनिंग से मैच्योरेशन नहीं ला सकते आप, है ना। ये हेरिडेटरी प्रक्रिया है। ये बात तो सही है। ये बात क्या है? ट्रू है कि गेंद को पकड़ने के लिए सीखने से पहले एक बच्चे में कुछ गतिक परिपक्वता होनी चाहिए, एक मोटर एबिलिटी उसके अंदर आनी चाहिए, एक एज होनी चाहिए सर्टेन, जो मेच्योरिटी क्या एज के साथ आती है। रीजन क्या है इसका? लर्निंग इज डिपेंडेंट अपॉन डेवलपमेंट। अब देखो, आपको पता है लर्निंग डेवलपमेंट पे भी डिपेंडेंट है और डेवलपमेंट लर्निंग पे भी डिपेंडेंट है। प्याजे और वाइगोस्की इसका जस्ट ऑपोजिट कह रहे हैं। प्याजे कह रहे हैं भाई डेवलपमेंट से लर्निंग, वाइगोस्की कह रहे हैं लर्निंग से डेवलपमेंट। तो उनको जबरदस्ती यहां पे नहीं लाना है, लेकिन आपको इससे पता होगा कि दोनों बातें सही हो सकती हैं। पेडागोजी में एक बात सही भी है, एक बात गलत भी है, डिपेंड करता है कैसे पूछी गई है, ठीक है। तो इसका असर्शन इन्होंने सिंपल दिया था कि भाई एक बच्चा अगर मैच्योर नहीं है तो बॉल पकड़ना नहीं सिखा सकते आप, उसको बेसिक न्यूरोमोटर, उसमें गतिक कौशल होने चाहिए उतने। बात सही है। इसका रीजन दिया लर्निंग इज डिपेंडेंट अपॉन डेवलपमेंट। अब इस केस में जो विकास, जो नेचुरली विकासात्मक प्रक्रिया मैच्योरेशन, वो एज के साथ आएगी। तो यहां पे कुछ जो चीजें हैं वो लर्निंग डिपेंडेंट हो गई डेवलपमेंट पे। हम क्यों 10वीं क्लास का सिलेबस नहीं पढ़ा देते हैं 5वीं क्लास के बच्चे को? क्योंकि अभी वो डेवलपमेंट, लर्निंग डेवलपमेंट के हिसाब से लर्निंग कराएंगे हम, कि वो उस स्टेज में तो आ जाए, मैच्योर तो हो जाए उतना उस हिसाब से। तो ये बात भी सही है बिल्कुल, कि लर्निंग डिपेंडेंट है यहाँ पे डेवलपमेंट में। जबकि पहले क्वेश्चन में हम क्या कह रहे थे, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वो हर केस में सही नहीं हो सकता ना। जैसे पूछा है उस सेंस में सोचना है। बहुत बड़े विवेक कुमार। तो दोनों बातें सही हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 18? फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है व्हाइल टीचिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब बच्चों को आप समस्या समाधान सिखा रहे हैं
तो टीचर शुड डिस्करेज द चिल्ड्रन टू थिंक अबाउट देयर ओन थिंकिंग एंड फोकसिंग ऑन हाउ टू लर्न। यानी समस्या समाधान पढ़ाते समय शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों को अपनी सोच के बारे में सोचने और सीखने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हतोत्साहित करें। उनको कहें तुम खुद से मत सोचो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोचो ही मत, दिशाओं में सोचो ही मत, तुम ब्रेनस्टॉर्म करो ही मत। हतोत्साहित करना अपने आप में ही एक नेगेटिव बात है, तो ये तो हो गया गलत। ये क्या है? फॉल्स। रीजन क्या दिया इसका? डेवलपमेंट ऑफ मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज हिंडर प्रॉब्लम सॉल्विंग। जबकि हमें पता है मेटाकॉग्निटिव यानी परासंज्ञानात्मक क्षमताएं, थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग, रिफ्लेक्टिंग अपॉन योर ओन थिंकिंग, प्लानिंग, रिव्यूइंग, ये सब क्या है? हमें सीखने में मदद करती है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग बेहतर होती है जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं हम फेल क्यों हुए, हमने क्या सही नहीं पढ़ा था, क्या गलत पढ़ा था। तो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग ये जरूरी होता है। ये कह रहे हैं कि ये हिंडर करता है, मेटाकॉग्निशन तो हेल्प करता है सीखने में, है ना। तो दोनों ही बातें फॉल्स हो गई यहाँ पे, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ए एंड आर आर बोथ ट्रू ही होंगे हमेशा, ज्यादातर केसेस में वो ट्रू होंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा फटाफट से। ए है टीचर्स शुड टेल मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स एग्जैक्टली इन डिटेल्स व्हाट दे हैव टू डू इंक्लूडिंग व्हाट, हाउ एंड व्हेन टू लर्न। देखिए ये बिल्कुल खराब तरीका है जब आप कह रहे हैं बच्चों को कि उनको एग्जैक्टली बता दो, विस्तार से बता दो बच्चों को कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, मतलब रोबोट बना दो उन्हें। उनके लिए अवसर मत छोड़ो कि वो खुद से भी थोड़ी अपॉर्चुनिटीज कंस्ट्रक्ट कर पाए। कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद, वो कहता है रचनावाद रचना करने की बात करेगा, ज्ञान को सृजित करने की बात करेगा। बच्चे को सक्रिय रखो, उसको एक्टिविटी तो करने दो। यहां इन्होंने सब कुछ कह दिया, इतने मिनट पे इतना ऐसे ऐसे करना है, हर चीज अगर आप पहले से बता देंगे बच्चा हो जाएगा रोबोट। तो ये क्या है? ये एकदम गलत तरीका है, फॉल्स है ये। रीजन क्या है? मिडिल स्कूल चिल्ड्रन डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू सेल्फ रेगुलेट देयर लर्निंग। यार मिडिल स्कूल मतलब वो प्री प्राइमरी के बच्चे थोड़ी हैं, प्ले वे के, ये मिडिल स्कूल के बच्चे हो गए 11 से 14 वर्ष के, 6th to 8th क्लास के। और इवन प्राइमरी में भी इतनी क्षमता है बच्चे में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, कि वो सेल्फ रेगुलेट बिल्कुल ना कर पाए। वो उस लेवल पे उस तरह से कर पाएंगे कि वो खुद से जांच ही नहीं पाएंगे कि वो कैसे सीख रहे हैं, उनको कहां किस स्टेप में दिक्कत आ रही है, आंसर गलत आया है कि नहीं आया। जब वो मैथ्स का कोई सवाल कर रहे हैं तो वो पूछ लेंगे ना आपसे, अगर गलती कहीं हो रही होगी तो। हम कह रहे हैं उनमें बिल्कुल क्षमता नहीं है, तो ये बात तो गलत हो जाएगी। बच्चे को पैसिव नहीं मानना है कि उसमें तो उसे तो खाली बर्तन है, वो तो हम भरेंगे जो भरना है उसके अंदर, जी नहीं। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। अगेन पियाजे के बारे में क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं भाई? मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ जीन पियाजेस थियरी इज द कंसीडरेशन दैट चिल्ड्रन आर एक्टिव बीइंग्स। यानी जीन पियाजे के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना, क्रिटिसिज्म, खराब बात, उनकी आलोचना जिसके लिए हुई है वो है कि उनके द्वारा जो विचार दिया गया कि बच्चे सक्रिय प्राणी हैं, बच्चे लिटिल साइंटिस्ट हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं। ये बात पे क्रिटिसिज्म कौन, बस मतलब गालियां निकल जाएंगी, मतलब कौन गधा इंसान होगा दुनिया में जो ये कहेगा कि पियाजे ने बच्चे को एक्टिव कहा है, ये बुरी बात कह दी उन्होंने। बच्चे, ये तो बहुत बड़ी एक अच्छी बात है जो पियाजे ने पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल दिया दुनिया का कि बच्चे क्या हैं? सक्रिय हैं, है ना। बच्चे क्या हैं? सक्रिय हैं, एक्टिव बीइंग्स हैं, लिटिल साइंटिस्ट हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं बच्चे, जो अपनी एक्टिविटीज से, अपनी जिज्ञासा से, अपनी सक्रियता से ज्ञान का सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं। तो बच्चे तो नन्हे वैज्ञानिक हैं। ये बात पियाजे ने कही है, ये इनका क्रिटिसिज्म थोड़ी है, ये तो इनकी बहुत बड़ी एक डिस्कवरी है या एक बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव है, ये तो इनकी स्ट्रेंथ है। तो ये बात तो गलत हो गई अगर ऐसा कोई मानता है तो। रीजन क्या है? चिल्ड्रन लर्न थ्रू पैसिव रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि भैया बच्चे तो है निष्क्रिय होकर ही सीखते हैं, इसलिए पियाजे ने गलत बात कह दी कि बच्चे एक्टिव हैं। दोनों ही बातें गलत हो गई, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ठीक है, क्लियर है बात। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा फटाफट से। ये क्या कहता है? ये कहेगा, पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा इसमें, पेडागोजिकल एस्पेक्ट से लेके और इवन आपका इंटेलिजेंस से लेके, क्योंकि ये क्वेश्चन अजर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से बना दिया जाता है हर बार, कि पूरे सिलेबस में 30 नंबर में से कहीं से भी, इवन जो लैंग्वेज वाला पार्ट है उसमें भी आपको हेल्प करेगा, कहीं से भी अजर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, इससे पता चलता है। ये सीटेट में इंट्रोड्यूस ही इसलिए हुआ है कि आप रट्टे पे पास तो नहीं हो रहे हैं कहीं। तो अजर्शन क्या है? टीचर्स शुड यूज स्टैंडर्डाइज्ड आईक्यू टेस्ट टू मेजर चिल्ड्रंस इंटेलिजेंस। अब हमें पता है, इन्होंने कहा शिक्षकों को बच्चों की बुद्धिलब्धि, आईक्यू मापने के लिए बुद्धिलब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि जो स्टैंडर्ड टेस्ट हैं आईक्यू के, उनको अपनाना चाहिए। जबकि जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वो ये कहता है भैया, या अगर गार्डनर की बात करें, हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी में, उन्होंने साफ साफ नकारा है आईक्यू टेस्ट कोई सही तरीका नहीं है कि आप पूरी तरह से माप लेंगे बच्चे की बुद्धि को, है ना। बहुत लोग, या हम थॉमस एल्वा एडिसन की जब हम बात कर रहे हैं,
तो उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर दिया, जबकि स्कूल तो कह रहा था इनमें तो आईक्यू नहीं है, ये तो काम के नहीं है, इनसे तो कुछ होगा नहीं, इनको तो ले जाओ। तो आईक्यू टेस्ट कोई एकमात्र तरीका नहीं है आपकी बुद्धि के बारे में सटीक तरीके से बताने का। दूसरा, स्टैंडर्डाइज टेस्ट से ज्यादा बेहतर है हमारा कि हम बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की। हम यूनिफॉर्म टेस्ट, स्टैंडर्डाइज टेस्ट, ये सब नेगेटिव बातें हैं। जब अभी हम पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स करेंगे तो ये डिस्कस करेंगे हम, है ना। तो ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट, यूनिफॉर्म टेस्ट या नॉर्मेटिव टेस्ट, ये सारे नेगेटिव वर्ड हैं। यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। टीचर मेड टेस्ट यहां पे फिर भी बेहतर होता है एक बार को, स्टैंडर्डाइज टेस्ट भी बेहतर होता है, लेकिन कुछ केसेस में, बहुत कम केसेस हैं वो, उस पर कभी और बात करेंगे। लेकिन आईक्यू टेस्ट, आईक्यू के द्वारा, यानी आईक्यू मतलब आईक्यू स्कोर आ गया और स्कोर से ही पता लगेगा बच्चा इंटेलिजेंट है कि नहीं, ये एकदम खराब तरीका है। तो इसको हतोत्साहित करना है। ऐसा नहीं है बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, आप कह रहे हैं आईक्यू कम है तुम्हारा, है ना। रीजन क्या है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होते हैं वो कैन प्रिडिक्ट इंटेलिजेंस एक्यूरेटली। इसके बहुत क्रिटिसिज्म है आईक्यू टेस्ट के भी, कि ये सही प्रिडिक्शन नहीं करते। आईक्यू टेस्ट में फेल होने के बावजूद बच्चा जीवन में अच्छा करता हुआ आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। सभी केसेस में ऐसा नहीं है कि आईक्यू सही से प्रिडिक्ट कर पा रहा हो। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू। और वैसे भी अगर हम देखें तो आधी आबादी दुनिया में जो है 68% लोगों का आईक्यू एवरेज आईक्यू ही है। तो आईक्यू तो बहुत कम परसेंटेज है जो गिफ्टेड है, और बहुत कम परसेंटेज है 1-2% लोग ही जो बिल्कुल ही रिटार्डेड हैं, जो अपना ध्यान भी नहीं रख पा रहे, बाकी तो नॉर्मल में ही फॉल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, असर्शन क्या है, इन अ क्लासरूम ऑफ डाइवर्स लर्नर्स टीचर शुड गिव रीजनेबल ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम एंड असेसमेंट स्ट्रेटजीज। यानी एक विविध, एक डाइवर्स क्लासरूम जिसमें विविधता वाले बच्चे हैं, अलग अलग तरह के बच्चे हैं, वो क्लासरूम अच्छा माना जाएगा एक तो। और दूसरा उसका रीजन क्या है कि टीचर एक सही मात्रा में बच्चे को फ्रीडम देता है एक्टिविटी करने की, क्वेश्चंस पूछने की, करिकुलम में, यानी करिकुलम मतलब एक्टिविटीज, स्कूल में कदम रखने से लेकर बाहर निकलने तक क्या है, आपको करिकुलम का ही पार्ट है। आप सिलेबस हो, कोई कल्चरल प्रोग्राम हो, कोई डिबेट हो, हर चीज करिकुलम का पार्ट है। तो करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए और आकलन के तरीके भी। यानी एक बच्चा है जिसको डिसलेक्सिया, तो उसको आप सेम टेस्ट से नहीं मेजर करेंगे, या एक बच्चा है जो बोल के ज्यादा अच्छे से समझा पाता है तो उसको ओरल टेस्ट ले लेंगे बजाय कि लिखने के। तो बच्चों को मल्टीपल तरीकों से आप पढ़ाओ, मल्टीपल तरीके से असेस करो। सही बात है, ट्रू है। रीजन क्या है इसका, चिल्ड्रन लर्न बेटर व्हेन दे टेक ओनरशिप एंड देयर लर्निंग नीड्स आर एकोमोडेटेड। यानी जब वो ओनरशिप लेते हैं, जब वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, जब वो ये कहते हैं कि हाँ मैं करके देखता हूं ये, उसको उनको जब हम फ्रीडम देते हैं कोई भी एक्टिविटी करते हुए, तो जब वो जिम्मेदारी लेते हैं तो वो बेहतर लर्निंग कर पाते हैं। ये बात एकदम सही है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आपका रटा रटाया उत्तर, जिसको हमें रटना नहीं है, नहीं तो नंबर चला जाएगा। सभी केसेस में ये सही नहीं होता, हालांकि ज्यादातर होता है। जब आप फंस रहे हो तो इसको लगा सकते हैं। असेसमेंट असर्शन क्या है, ए कहता है टीचर्स शुड प्रोवाइड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू द चिल्ड्रन फॉर डिस्कशन एंड डायलॉग। हाँ भाई, बच्चे एक्टिव हैं, ये तो हमारा पहला सिद्धांत है पेडागोजी का, जो मैं सालों से आपको कहते आ रही हूँ कि बच्चा एक्टिव चाहिए हमें, और बच्चा एक्टिव है यहाँ पे। शिक्षकों को बच्चों को चर्चा व संवाद करने के बहुत सारे मौके देने चाहिए, बात तो सही है। मीनिंगफुल लर्निंग इन्वॉल्व्स द प्रोसेसेस ऑफ इंटरेक्शन विद अदर्स, यानी अर्थपूर्ण अधिगम। एक होता है रोट लर्निंग, रट्टाफिकेशन, वो खराब चीज है। लेकिन मीनिंगफुल लर्निंग कब होगा, जो रियल लाइफ से जुड़ा हो, जिसमें बच्चा एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके अवसर मिले हो उसको, और वो ज्ञान का सृजन कर रहा हो, कंस्ट्रक्ट कर रहा हो नॉलेज को। दोनों ही बातें सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। बिल्कुल 96% लोग सही जवाब इसका दे पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। ये क्या कहता है भाई, ये कहता है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मिडल स्कूल टीचर्स टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू लुक एट द पोर्ट्रेयल ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स इन द मीडिया क्रिटिकली। यानी कि ये जरूरी है कि माध्यमिक स्कूल के बच्चे, अब ये माध्यमिक है, यहाँ पे प्राइमरी होता तब भी बात बराबर ही रहती, बट वो ज्यादा छोटे बच्चे हो जाते। कुल मिला के बात यह है कि बच्चों को, शिक्षकों को यह महत्वपूर्ण है कि वे मीडिया में जेंडर रूढ़िबद्धता, जब मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि घर पे जब बर्तन मांजने वाला जो है साबुन आएगा, यानी जो आपका डिश वॉशर जो भी वो लिक्विड है या सोप है जिससे आप क्या कर रहे हैं, बर्तन साफ करते हैं, वो सारे ऐड महिलाएं कर रही हैं। ये अगर दिखाया जाएगा मीडिया में, टीवी में, या जो भी बाइक के एड्स हैं उनमें सिर्फ पुरुष ही आ रहे हैं, तो क्या होगा, इससे जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा मिलेगा। तो आपको क्या करना है, बच्चों को इस चीज के लिए प्रोत्साहित करना है कि आलोचनात्मक रूप से देखें इस चीज को। यानी वो प्रॉपर बच्चा इस लायक हो कि जब वो टीवी में देखे कि सिर्फ बर्तन जो साफ कर रही हैं वो मम्मी कर रही हैं और पापा टीवी के सामने बैठे हुए हैं, या कोई मेल है जो स्कूटी चलाने के ऐड में सारे मेल्स को ही लिया हुआ है, तो वो क्रिटिकली एनालाइज कर पाए कि ये चीज, इसमें बायसनेस है, इसमें प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, ये लॉजिकली सही नहीं है, ये एविडेंस ऑब्जर्वेशन
से पता लगेगा उसको जब वो क्रिटिकली देखेगा सारे पहलुओं को कि ये चीज सही नहीं है, तभी हम देखते हैं फिर सलमान खान को आना पड़ता है ऐड में, है ना। कौन सा है वो, कोई तो वॉशिंग पाउडर का ऐड है, हार्पिक वाले ऐड में बहुत सारी महिलाओं के साथ एक और व्यक्ति आ जाते हैं, वो हुसैन करके, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एड्स हैं जो आज की डेट में थोड़े चेंज हो रहे हैं। और एक स्कूटी का ऐड आता है, फिर उसमें आ जाता है वाई बॉयज शुड हैव ऑल द फन। तो ये क्या है, ऑपोजिट हम एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करें ताकि स्टीरियोटाइप ना बने। ये बात ना हो जाए कि लड़कों के लिए ही फन वाली एक्टिविटीज हैं और घर के काम लड़कियों के लिए है। इसको चैलेंज किया जा सके, स्टीरियोटाइप को चैलेंज किया जा सके, इस चीज के लिए हम देख रहे हैं कि ये चेंजेस हैं। और बच्चों को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि पापा आप क्यों नहीं मदद कराते हो मम्मी की, काम करने तो मम्मी भी जाती हैं। जब इस तरह के सवाल बच्चे घर पे पूछेंगे तो थोड़ा सा दिन निकलेगा लोगों का, पेरेंट्स का। बात तो सही है। रीजन क्या है, मीडिया इज एन इंपॉर्टेंट सोशलाइजिंग एजेंसी। भाई ये बात बिल्कुल सच है कि मीडिया में जो चीजें वो देख रहे हैं, अगर वो कमला पसंद का एड में अपने बहुत बड़े स्टार को देख रहे हैं, जिन स्टार्स को उनके माँ बाप भी बचपन से देखते हुए आए हैं, है ना, वो कहते हैं नहीं हमारे फेवरेट प्लेयर फलाने जी हैं, और फिर आप बाद में देखते हैं कि वो तो तंबाकू का ऐड कर रहे हैं जी, या फिर इनडायरेक्टली किसी और चीज का ऐड कर रहे हैं, है ना, सरोगेट मार्केटिंग कहते हैं आई थिंक उसे। तो ये क्या होगा, बच्चे पे इंपैक्ट डालेगा। ये मीडिया इज एन इंपॉर्टेंट सोशलाइजिंग एजेंसी, इसीलिए हम कहते हैं कि भाई अडल्ट रेटेड मूवीज होती हैं, ये 18 वर्ष से कम वाले के लिए मत दिखाओ, क्योंकि मीडिया जो है हमारे समाज को लेकर के हमारे क्या तौर तरीके हैं, नियम कायदे कानून है, बहुत सारी चीजें हम वहां से सीखते हैं। तो ये बात सही है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, इसलिए क्रिटिकली इवेल्युएट कर पाए, बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग आ पाए कि वो खुद से सोचना सीखे क्या सही और क्या गलत है। इस चीज के लिए हम उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो दोनों बातें सही हो गई।